आइए आज बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भारतीय संविधान का भाग 3 जहां मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है, मौलिक अधिकारों का संबंध राजनीतिक न्याय से है, तो यह कहा जा सकता है कि जो भाग 4 में वर्णित निदेशक तत्व हैं वह सामाजिक आर्थिक न्याय या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में जिस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है वह क्रमशः भाग 3 और भाग 4 से अपना संदर्भ ग्रहण करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र यदि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा अर्थ ग्रहण करता है तो जो राजनीतिक न्याय या राजनीतिक लोकतंत्र है वह मौलिक अधिकारों से अपना संदर्भ प्राप्त करता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के पास आर्थिक संसाधनों का गंभीर अभाव था। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर थे। हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में भी अक्षम था। ऐसी स्थितियों में हमने एक लोकतांत्रिक संविधान की आधारशिला रखी और हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य के शासकों को दिशा निर्देश देते हुए शासन संचालन के कुछ सूत्र निर्धारित किए। ये सूत्र संविधान निर्माताओं की उन अपेक्षाओं को दर्शाते हैं जिसमें माना जाता है कि भविष्य में आने वाली सरकारें या भविष्य में जो भारत राज्य का स्वरूप होगा या भविष्य में जो हमारी लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था स्थापित होगी वह अपनी नीतियां बनाते समय इन सूत्रों के अनुसार अपने शासन का संचालन करेगी। निदेशक सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांत जैसा कि इसकी भावना से ही स्पष्ट है कि नीतियों का निर्देश करने वाले सिद्धांत या नीतियों का निर्देशन करने वाले सिद्धांत। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में नीतियों का निर्देश करने वाले ये जो सिद्धांत हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि आयरिश संविधान में जिस समाजवाद की ध्वनि है और जिसमें यह कहा गया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने नागरिकों के प्रति कुछ कतिपय कर्तव्यों का पालन करे, ठीक इसी भावना से अनुप्राणित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने नीतियों का निर्देश करने वाले सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में स्थान दिया है। ये जो निर्देशक सिद्धांत हैं ये अनुच्छेद 37 के अनुसार शासन संचालन के मूलभूत सिद्धांत होंगे और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह शासन संचालन में इन सिद्धांतों के अनुसार योजनाएं बनाए या इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करे। यह एक कर्तव्य है जिसकी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने आने वाले राज्य से की है। लेकिन यह भी कहा गया है संविधान में कि यदि राज्य इन निर्देशक सिद्धांतों का पालन नहीं करता या राज्य इनके प्रति उपेक्षा दिखाता है तो न्यायालय राज्य को बाध्य नहीं कर सकता कि वह निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे। वस्तुतः राज्य से यह केवल एक अपेक्षा मात्र है। राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसे एक कर्तव्य भावना से बांधने का प्रयास किया गया है कि जब भी वह अपनी नीतियां बनाए या अपनी योजनाएं बनाए तो सामाजिक आर्थिक न्याय की पृष्ठभूमि में रखकर ही उन नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करे या उनका निर्माण करे। निदेशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह शासन संचालन में इन निदेशक सिद्धांतों का पालन करे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो निदेशक सिद्धांत हैं यह कुशासन और सुशासन की परिभाषा तय करेंगे।
सुशासन वह होगा जो इन निदेशक सिद्धांतों के अनुसार अपने सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्माण करे, उसे क्रियान्वित करे। और कुशासन वह होगा जो इन निदेशक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाए। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि जनता के पास यद्यपि इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वह न्यायपालिका से कहकर इन निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित कराए, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में यदि शासन ने निदेशक सिद्धांतों के अनुसार अपनी योजनाओं का निर्माण नहीं किया, निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हुए सामाजिक आर्थिक न्याय को जमीन पर उतारने का काम नहीं किया, तो जनता के पास यह एक गंभीर जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे शासन को पुनः सत्ता न सौंपे जिन्होंने निदेशक सिद्धांतों की अवहेलना की है या जिन्होंने निदेशक सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक आर्थिक न्याय को ध्यान में नहीं रखा है। तो यह जनता के ऊपर भी एक कर्तव्य का आरोपण है कि वह शासन के कार्यों की समीक्षा करे, और यदि शासन अपने सामाजिक आर्थिक न्याय की योजनाओं को लागू करने में अक्षम रहता है तो फिर ऐसे शासन को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम न करे। यह जनता की भी जिम्मेदारी है और उसकी जागरूकता है। सामाजिक आर्थिक न्याय को लागू करने संबंधी राज्य के दायित्व को उद्धृत करते हुए भारतीय संविधान सभा में अनेक उदाहरण दिए गए। अमेरिका का उदाहरण देते हुए यह कहा गया कि अमेरिकी संविधान में भी राज्य के दायित्व का उल्लेख है और उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन करे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में जो संविधान बने उसमें राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह सामाजिक आर्थिक न्याय को क्रियान्वित करे और अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार करे कि सामाजिक आर्थिक न्याय को क्रियान्वित किया जा सके और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र का उस दशा में कोई अर्थ और महत्व नहीं रह जाता जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्रियान्वित न हो। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की नींव पर ही राजनीतिक लोकतंत्र खड़ा होता है, और राजनीतिक लोकतंत्र रहे और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र न रहे तो राजनीतिक लोकतंत्र बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। आयरलैंड के संविधान में जिस राज्य के दायित्व की बात की गई है और जिसमें यह कहा गया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जन कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करे और जन कल्याण की योजना बनाते समय सामाजिक आर्थिक न्याय के मूल स्वर को ध्यान रखे। इसी आयरिश संविधान की नकल करते हुए या इसी आयरिश संविधान की अवधारणा पर चलकर ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 में निदेशक तत्वों का उल्लेख किया और राज्य को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह अपनी योजनाओं और नीतियों को क्रियान्वित करते हुए या उसे बनाते समय निदेशक सिद्धांतों का ध्यान रखे। ये जो निदेशक सिद्धांत हैं वह भारतीय संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला है। आइवर जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि भारतीय संविधान में जो निदेशक सिद्धांत हैं उसके पीछे जो दर्शन है वो फेबियन समाजवाद का दर्शन है, लेकिन इसमें से समाजवाद शब्द निकाल लिया गया है। क्यों? क्योंकि राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के या राष्ट्रीय संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का पूरी तरीके से भारत में अभाव दिखाई देता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जिस सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है उसके लिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी चुना है। हम केवल राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते, संसाधनों के अनुशासित और निदेशित राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। इसीलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, जहां एक तरफ तो राजकीय क्षेत्र है और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र है। दोनों ही क्षेत्रों को आपस में मिलजुल कर सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वस्तुतः इसी सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था कि देश के लिए ऐसी योजनाएं बनाना जो सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वास्तव में कांग्रेस ने अपने आवाड़ी अधिवेशन में 1955 में यह कहा था कि सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि समाजवादी
ढांचे वाले समाज का निर्माण करना, एक ऐसा समाज जो समाजवादी ढांचे के अनुसार निर्मित हो, या जिसे समाज का समाजवादी ढांचा भी कहा गया। वास्तव में भारतीय समाज तब तक राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को हम प्राप्त न कर सकें। सामाजिक रूप से बिखरा हुआ समाज या आर्थिक रूप से अभाव का सामना करने वाला समाज कभी भी अपने राजनीतिक लोकतंत्र पर गर्व नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में जिस निदेशक तत्वों का वर्णन है वह वस्तुतः 1935 में अंग्रेजी शासनकाल में जारी निदेश पत्रों के समान है, जिसमें यह माना गया कि गवर्नर और गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वे अपने आदेश निर्देश जारी करते समय इन निदेशक पत्रों का ध्यान रखें। ठीक इसी तर्ज पर और आयरलैंड के संविधान की प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 में निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब प्रश्न उठता है कि भाग 3 और भाग 4 अर्थात मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच मूल अंतर क्या है। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच जो प्रथम अंतर है वह यह है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला हैं, तो निदेशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में सीधे अपील की जा सकती है। लेकिन यदि राज्य निदेशक तत्वों के अनुसार अपनी नीतियों और योजनाओं को नहीं बना रहा या उसे क्रियान्वित नहीं कर रहा या इस लक्ष्य के प्रति उदासीन है, तो हमें किसी भी न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा अंतर यह है कि आपातकालीन स्थितियों में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब भारत में आपातकाल लगता है या भारत के किसी हिस्से में आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, लेकिन निदेशक तत्वों का कभी भी निलंबन नहीं होता। राज्य इस कर्तव्य से आपातकाल में भी बंधा हुआ है कि वह सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए काम करे। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच अंतर करते हुए हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि निदेशक सिद्धांतों में जो अनुच्छेद 39 ख और ग के अंतर्गत वर्णित निदेशक सिद्धांत हैं, यदि इनका क्रियान्वयन करने के लिए राज्य कोई नियम कानून बनाता है और इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है तो भी अनुच्छेद 39 ख ग को अनुच्छेद 14 पर और अनुच्छेद 19 पर वरीयता मिलेगी। अर्थात अनुच्छेद 39 ख और ग को क्रियान्वित करने से अनुच्छेद 14 और 19 यदि किसी व्यक्ति के प्रभावित होते हैं तो अनुच्छेद 39 ख और ग को वरीयता मिलेगी। उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 39 ख में कहा गया है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार बटा हो जिससे कि सामूहिक हित का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो सके। और 39 ग में कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का लोकहित की दृष्टि से किसी भी दशा में अहितकारी संकेंद्रण न हो। यह जो दोनों बातें कही गई हैं उसमें धन और संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए राज्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है और राज्य यदि इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में कोई दखलंदाजी करता है तो न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को इस दखलंदाजी के नाम पर अवैध घोषित नहीं कर सकते। निदेशक तत्वों के संदर्भ में एक और बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो कहा गया है कि निदेशक तत्व शासन संचालन के मूलभूत सिद्धांत हैं और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि शासन का संचालन करते समय इन सिद्धांतों के अनुसार काम करे। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि न्यायालय द्वारा राज्य को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह राज्य को बाध्य करे कि वह निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को बनाए। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 करता है। यदि निदेशक तत्वों वाले अध्याय को अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 365 के संदर्भ में ध्यान से देखा जाए तो एक नई तस्वीर उभरती है।
अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, जो कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह देश का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। और यदि संघ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह देश का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें, तो इसमें भाग 4 भी शामिल है और संघ अपने इस कर्तव्य के प्रति उदासीन नहीं रह सकता कि भाग 4 को एक लंबे समय तक क्रियान्वित न करे या सामाजिक आर्थिक न्याय की अनदेखी करे। इस संदर्भ में अनुच्छेद 365 एक और महत्वपूर्ण प्रस्तावना करता है। वह कहता है, संघ सरकार राज्यों को समय समय पर दिशा निर्देश दे सकती है और उन दिशा निर्देशों का पालन करना इकाई राज्यों के लिए आवश्यक होगा। अब जरा कल्पना करिए कि संघ सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किया और राज्य सरकारें उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, तो यह अनुच्छेद 365 का उल्लंघन होगा। साथ ही यह अनुच्छेद 355 का भी उल्लंघन होगा, जिसमें कहा गया है कि संघ सरकार की यह जिम्मेदारी है कि पूरे देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब 355 और 365 को साथ लेकर 356 पर आते हैं। 355 और 365 से जो ध्वनि निकलती है वह यह बताती है कि संघ के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन न करने पर अनुच्छेद 365 और संघ द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का अनुपालन न करने पर अनुच्छेद 355। अब इसको 356 से जोड़ते हैं। संघ का यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया गया है कि निदेशक तत्वों के अनुसार नीतियों का निर्माण करना राज्य की जिम्मेदारी होगी और सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी, लेकिन यदि इस जिम्मेदारी के निर्वहन में केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश देती है और राज्य उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, भले वह नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही क्यों न संबंधित हो, संघ सरकार का यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा और मेरी समझ से न्याय संगत भी होगा और इसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती कि राज्य या इकाई राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, अतः वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए और निर्वाचित सरकार को हटा देना चाहिए। यह जो निष्कर्ष है ऐसा संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन संविधान की मूल भावना से जो स्वर उभरता है वह यही है। यह स्वर यह भी बताता है कि हमारी संघात्मक व्यवस्था का पूरा झुकाव केंद्र सरकार के पक्ष में है। इकाई राज्यों को बहुत कुछ करने, बहुत कुछ कहने का स्पेस या अवकाश नहीं है। इकाई राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चल रही है या नहीं, यह केंद्र ही तय करेगा। यह अलग बात है कि मुंबई केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति शासन या राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने के कारणों की जांच की जा सकती है और अनुचित होने पर बर्खास्त सरकार को पुनः स्थापित किया जा सकता है। लेकिन यदि निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 355 और 365 के संदर्भ में विस्तार पूर्ण दृष्टि के साथ देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाने का यह भी एक उचित आधार हो सकता है कि इकाई राज्य निदेशक सिद्धांतों के अनुसार नीतियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। फिर एक प्रश्न उठेगा कि इकाई राज्यों को तो दंडित करने की शक्ति केंद्र सरकार को है, लेकिन केंद्र सरकार यदि निदेशक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है तो उसे कौन दंड देगा? ठीक यही इस प्रश्न का उत्तर अंबेडकर जी दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि राज्य निदेशक सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो यह जनता की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे सरकारों को 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में पद से हटा दे और उसकी जगह किसी नए राजनीतिक दल की सरकार बनाए। तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि केंद्र गलती करता है तो फिर उसे जनता दंड दे
और यदि इकाई राज्य गलती करते हैं, निदेशक सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तो फिर उसे केंद्र निदेशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य करे। अब प्रश्न उठता है कि ये जो नीतियों का निर्देश करने वाले तत्व हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इनका औचित्य क्या है। वास्तव में ये नीतियों का निर्देश करने वाले सिद्धांत अत्यंत उपयोगी हैं। इनका औचित्य यह है कि ये भविष्य के शासकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिन पर भविष्य के भारत की नींव रखी जानी है। संविधान की प्रस्तावना में जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, उस शब्दावली को यहाँ से और भी अधिक पुष्ट किया गया है विभिन्न प्रावधानों द्वारा। वास्तव में जब निदेशक सिद्धांतों को संविधान में रखने पर संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो बहुत से लोगों ने इसके औचित्य पर उंगली उठाई थी। केटी शाह ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की दया पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अंबेडकर ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि यह एक कसौटी है जिस पर जनता राज्य के कार्यों को परखेगी, और यदि सरकारें ठीक ढंग से काम नहीं करती तो ऐसी सरकारों को पद से जनता हटा देगी। अर्थात सरकार के मूल्यांकन की कसौटी यह निदेशक सिद्धांत होंगे। यदि सरकार ने निदेशक सिद्धांतों का पालन करेंगी तो वह पुनः पद पर आएंगी, अन्यथा उन्हें बाहर जाना होगा। प्रोफेसर केसी भेयर ने भी कहा था कि इन निदेशक सिद्धांतों को सरकार या राज्य की इच्छा पर छोड़ना मूर्खता होगी। इन्हें न्यायाधीशों द्वारा बाध्य करने के अंतर्गत लाना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका को अधिकार देना चाहिए कि वे सरकारों को बाध्य करें कि वे निदेशक सिद्धांतों का पालन करवाएं। वस्तुतः भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जिस समय निदेशक सिद्धांतों पर संविधान में चर्चा हो रही थी, उन दिनों भारत की आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। देश हाल ही में स्वतंत्र हुआ था, संसाधनों का अभाव था, आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर थे। ऐसी स्थिति में भविष्य की सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो वे इन सिद्धांतों के अनुसार अपनी योजनाओं का निर्माण करेंगी और देश को सामाजिक आर्थिक न्याय के पथ पर आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करेंगी। आज 70 साल बाद हम 2020 में खड़े हैं। यदि इन 70 सालों में निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के प्रति सरकारों का जो रवैया रहा है, यदि उस पर एक त्वरित दृष्टि डाली जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकारों ने निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बनाए गए ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके प्रमाण हैं। सरकार ने ग्राम पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन की विभिन्न इकाइयों को संविधान के अनुसूची 11 और 12 में स्थान देकर निदेशक सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाई है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स का समाप्त किया जाना आदि ऐसे सुधार हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 39 ख और ग को क्रियान्वित करने के लिए सरकारों ने कदम उठाए हैं। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 44 जो एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, उस दिशा में कोई प्रयास विशेष रूप से अब तक दिखाई नहीं देता। यद्यपि सरकारों ने इसके प्रति अपनी वचनबद्धता तो दिखाई है, लेकिन संवैधानिक रूप से वे ऐसा करने में अभी तक असफल रहे हैं। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देना, अनुच्छेद 43, या विधवाओं को पेंशन दिया जाना, या भूमिहीनों को भूमि का एक टुकड़ा दिया जाना, या कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न करना आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकारों की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी निदेशक सिद्धांतों को पूरी तरीके से क्रियान्वित किया जा चुका है। वास्तव में
जो निदेशक सिद्धांत हैं वह सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को मौन रूप से तय करते हैं। न्यायपालिका ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में सरकारों को इस बात के लिए आदेश निर्देश दिए हैं। यद्यपि वह आदेश निर्देश केवल संवैधानिक रूप से यद्यपि क्रियान्वित नहीं किए गए, लेकिन फिर भी न्यायपालिका का यह रुझान रहा है कि वह सरकार को बताए कि निदेशक सिद्धांतों के अनुसार योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। लेकिन हम हर विषय में न्यायपालिका पर निर्भर नहीं हो सकते। जनता की जागरूकता को भी इस दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। जनता राजनीतिक मूल्यांकन करते समय सरकारों के कामकाज का 5 वर्षीय लेखा जोखा जब प्रस्तुत हो तो जनता यह देखे कि सरकारों ने नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक दल प्रणाली है, उसमें सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन निदेशक सिद्धांतों की क्रियान्वित के आधार पर नहीं होता, बल्कि अपनी राजनीतिक विचारधारा और अन्य सामाजिक मापदंडों के आधार पर होता है। वास्तव में लोकतंत्र को यदि जागरूक मतदाताओं का समर्थन नहीं मिलता तो लोकतंत्र रूपी पौधा मुरझा जाता है। भारतीय संवैधानिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाना चाहिए कि जनता की जागरूकता ही सरकारों को बाध्य करेगी कि वह निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करें, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करें और एक ऐसे लोकतंत्र की आधारशिला रखें जो लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त कर सके। यदि जनता ऐसा नहीं कर सकती तो फिर विकल्प बहुत ही सीमित होंगे। इसलिए अंतिम उम्मीद जनता से ही की जा सकती है कि वह अपनी राजनीतिक चेतना का विस्तार करे, अपनी संवैधानिक समझ को विस्तृत करे और फिर सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करे कि उसने सामाजिक आर्थिक न्याय को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, क्या करना बाकी है। वस्तुतः अंत में यह कहा जा सकता है कि निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।